चलिए देखिए इधर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक का चौथा यूनिट। चैप्टर का नाम है एमाइंस। और इसमें जो अभी तक पढ़ाई हुई है, अरे खिस्सा, अब जब हम बोलना शुरू कर दें तुम लोग बोलना बंद कर दो। ऐसे ही में हम बात कह देते हैं और नहीं तो पिट भी देते हैं कभी कभी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक का चौथा यूनिट। चैप्टर का नाम है एमाइंस, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब पिछले क्लास में पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। एमाइन का केमिकल रिएक्शन किस किस तरह से होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करें, इसके कुछ बेसिक बातों को समझिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एमाइन केमिकल रिएक्शन क्यों करता है, केमिकल रिएक्शन करने के पीछे का एक्चुअल कारण क्या है। तो थोड़ा डस्ट बैठा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक है, अगला 2 घंटा के लिए आप बुक हो गए हैं। आराम से शांति से बैठ के पढ़ेंगे, शांति के साथ नहीं, शांति से बैठ के पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन। चूँकि ये बैच कंबाइंड है, इसमें इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी हैं, इसीलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। और चूँकि ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम आपको ऐसे होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम दोनों लैंग्वेज को लेके चलेंगे, ठीक है। देखो, एमाइन फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है ये NH। हालांकि एक बार और हम इसको लिखते हैं H। अच्छा, एमाइन होता कितने तरह का है? तीन तरह का, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। अंतर बस ये होगा ना 2 डिग्री और 3 डिग्री में कि H को हटा के हम किसको रिप्लेस कर दे जाएंगे? R को। आप एक बात बताओ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये हमेशा 3 बॉन्ड का निर्माण करता है। तो 3 बॉन्ड का निर्माण यदि करेगा तो ये तो निश्चित है कि एक लोन पेयर यहाँ पर रह जाएगा। तो चाहे मीन किसी भी डिग्री का हो, ये निश्चित है कि उस पर लोन पेयर होगा ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका है? नाइट्रोजन का। तो इस पर चार्ज कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस पर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यह एक पोलर बॉन्ड है। और यदि ये पोलर बॉन्ड है, यदि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर रहा है दोनों नाइट्रोजन के तरफ, तो इस हाइड्रोजन का जो नेचर होगा ना, वो एसिडिक नेचर होगा। एसिडिक नेचर का मतलब H+ बन के निकलने की संभावना होगी। मतलब जब भी ये NH2 केमिकल रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन पर गाज गिरना तय है, वो वहाँ से निकलेगा, क्योंकि वही उसका सबसे कमज़ोर कड़ी होगा।
क्योंकि इधर आप किससे इसको जोड़िएगा, कार्बन से। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा जितना आसानी से बॉन्ड नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से टूटेगा। तो एमाइन के केमिकल रिएक्शन करने का दो रीजन है। पहला रीजन है नाइट्रोजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, जो कि पोलर नेचर का बॉन्ड है, जहां पर ये H+ बन के टूटेगा और कोई चीज इससे आके जुड़ेगा, कोई दूसरा चीज। और दूसरा है लोन पेयर। दूसरा जो रिएक्शन है ये लोन पेयर इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे किसी भी चीज पर लोन पेयर हो तो वह इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है और कोशिश करता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उस पर जाके अटैक कर दें। तो यह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल याद कीजिए किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव चीज पर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले चीज पर अटैक करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, या फिर ये काम करेगा बेस की तरह। बेस का मतलब क्षार। क्यों बेस की तरह काम करेगा, आप याद करो, जो चीज लोन पेयर एक्सेप्ट करे हम लोग उसको लुईस एसिड कहते हैं, और जो लोन पेयर देता हो उसको हम लोग लुईस बेस कहते हैं। तो ये जो बेस है ना, ये एक्चुअल में लुईस बेस की तरह काम करता है। जब आप रिएक्शन इसका पढ़ोगे तब आपको ये बात समझ में आएगा कि ये कैसे ये सब काम कर रहा है। तो अभी हम आपको एक जनरल बात बताए एमाइन के बारे में कि देखो एमाइन के साथ ऐसा ऐसा है और इसी वजह से इसका बॉन्ड टूटेगा या ये किसी पर अटैक करेगा और नए नए चीज़ों का निर्माण करेगा। इसमें टोटल 7-8 रिएक्शन है, उसको एक एक करके पढ़ेंगे, एमाइन जाएगा समाप्त हो, फिर डाइजोनियम साल्ट है वो खत्म होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए तो सभी लोग। और फटाफट लिखते जाना, सारा काम तुमको आज क्लास में करना है। खिस्सा उस्सा मत कीजिए, लिखना बहुत ज़्यादा पढ़ाना है आज, तो जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना जल्दी छोड़ेंगे। तो हम अभी देखे हैं कि इसका नेचर बेसिक होता है। यदि इसका नेचर बेसिक होता है तो बताइए ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है कि नहीं। इसीलिए इसका सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ एसिड, या फिर इसी में ब्रैकेट में या एनसीईआरटी में देखोगे लिखा हुआ है बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। तो बेसिक नेचर है तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। इसीलिए इसका जो सबसे पहला रिएक्शन है उसको हेडिंग के रूप में आप लिखेंगे बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस, या इसी को आप और करके लिख सकते थे रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड। लिखाना शुरू करें आगे। इंग्लिश वाले लोग यहाँ से देखकर लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लोग सुन के लिखेंगे। लिखिए एमाइन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एमाइन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण का निर्माण करता है। इतने इतने को भाषा सब जगह आते रहेगा बस। एमाइन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण का
निर्माण करता है। एमाइन रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग साल्ट। देखिए इधर, यदि हम एमाइन का फॉर्मूला लें तो बताइए एक जनरल फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखते हैं उसको, RnH2। तुम चाहो तो यहाँ पर R की जगह AR भी ले सकते हो। क्या मतलब, तुम एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते हो, एलिफेटिक भी ले सकते हो, ओपन चेन वाला भी और साइक्लिक वाला भी। इसका रिएक्शन करा दो किसी एसिड के साथ, जैसे HCl के साथ करा दो। बताओ HCl कैसे टूटेगा, ये टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में। इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर H प्लस पर अटैक कर देगा। जैसे ही H प्लस पर अटैक करेगा, अटैक करने का मतलब जुड़ जाएगा, तो बताइए तो क्या बनाएगा ये, AR या R, NH3 प्लस, और इसी प्लस से जुड़ जाता है Cl माइनस। इसी को हम लोग बोलेंगे एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, या फिर एराइल लेंगे तो एराइल अमोनियम क्लोराइड। जैसे बेहतर होगा कि हम इसको एग्जाम्पल पे इसके नाम को देखें। तो यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल करते हैं। 2 एग्जाम्पल में बताइए तो क्या क्या करना होगा आपको। एक बार आप एलिफेटिक ले लो, यानी CH3NH2 का रिएक्शन करा दो किसके साथ, HCl के साथ। दूसरी बार तुम रिएक्शन एरोमेटिक रिंग का करा दो, एरोमेटिक एमीन का करा दो, एनिलीन के साथ करा दो, NH2 प्लस HCl। क्या ये रिएक्शन आप पूरा कर सकते हैं, पूरा कीजिए। यहाँ पर बनेगा CH3 NH3 प्लस और Cl माइनस। यहाँ पर बनेगा बेंजीन रिंग, NH3 प्लस Cl माइनस। यह भी एक सॉल्ट है, यह भी एक सॉल्ट है। बताइए इसका नाम, तो ऊपर वाले ये इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, देखो सबसे पहले बताओ तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल एमीन। इसका नाम है मिथाइल एमीन। एमीन यहाँ गैप नहीं रहता है, सटा हुआ रहता है। इसका नाम है मिथाइल एमीन, तो बन गया मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। एक्चुअल में इसका नाम होता है एनिलीन। आप याद कीजिए, बेंजीन रिंग से जब NH2 जुड़े तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब इधर देखो, यदि इस Cl माइनस को हटा दें तो इसको बोला जाता है एनिलियम आयन। क्या है ये, एनिलीन से H प्लस गेन करके ये क्या बना लिया, एनिलियम आयन। इसी को आप न्यूट्रल कर देंगे किसी Cl माइनस एनायन के द्वारा, तो फिर वो एक साल्ट में कन्वर्ट कर जाएगा, और तब उसका नाम होगा एलिनियम साल्ट। अब Cl माइनस है तो एलिनियम क्लोराइड, Br माइनस रहता तो एलिनियम ब्रोमाइड SO4 रहता, तो एनिलियम सल्फेट, मतलब जो एनायन का नाम होगा वो यहाँ लग जाएगा। तो बताइए आप इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एनिलियम क्लोराइड। अभी जो आप यहाँ हेडिंग डाले थे ना, बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस और रिएक्शन विथ एसिड, तो इसमें जो आप ये लिखे हैं ना, एमाइन रिएक्ट्स विथ एसिड, हिंदी या इंग्लिश जो में आप लिखें, इसमें ना आप ए नंबर कर दीजिए तो। क्या यहाँ तक हो गया लिखा हुआ, आगे बढ़ें। तुम लोग ये सब चीज़ नहीं देखता है कि आगे में सामने में ऊपर पर झाड़ू रखा हुआ है, उसको नीचे, ये सब मतलब नहीं सीखा है क्या रे तुम लोग।
अच्छा आप ये बताइए, वाटर किस नेचर का चीज होता है? एसिडिक, बेसिक या एम्फोटरिक? वाटर, जल। जल एम्फोटरिक होता है। एसिड के साथ वह बेस का काम करता है और बेस के साथ वह एसिड का निर्माण करता है। रीजन क्या है? वाटर टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। H प्लस जो चीज़ दे वो होता है एसिड, और जो चीज़ OH माइनस दे वह होता है बेस, और जो दोनों दे उसको हम लोग उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। इसी को इंग्लिश में एम्फोट्रिक नेचर का सब्सटेंस कहा जाता है। एम्फोट्रिक नेचर का मतलब जिसका एसिड बेस दोनों वाला गुण हो। अच्छा, दोनों वाला गुण है तो एक के बारे में दोनों गुण वर्क नहीं करेगा। एसिड के साथ जाएगा तो बेस बन जाएगा, बेस के साथ जाएगा तो एसिड बन जाएगा। तो इसका जो बी नंबर है ना वो है रिएक्शन विथ वाटर। लिखिए तो बी नंबर। बी नंबर लिखिए, रिएक्शन विथ वाटर। इसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखना है, सीधे केमिकल रिएक्शन लिखना है, और रिएक्शन भी बहुत इजी है पिछले की तरह। यदि आप RNH2 लेते हैं और इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे तो वाटर टूटेगा कैसे? H प्लस में और OH माइनस में। H प्लस को फिर ये गेन कर लेगा, और गेन कर लेगा तो बताओ क्या बनाएगा? RNH3 प्लस और OH माइनस। वहाँ पर Cl माइनस था तो आप क्लोराइड बोल रहे थे लास्ट में, यहाँ क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लिखिए और एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए इस पर। एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बस एक एग्जाम्पल लिख के आगे बढ़ जाओ। CH3 वाला या बेंजीन वाला भी बनाना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाएगा CH3NH3। इधर देखो, NH3OH लिख दें ऐसे तो भी ठीक है, और यदि हम प्लस माइनस दे दें तो भी ठीक है। एक्चुअल में रहता है ये प्लस माइनस के रूप में ही, आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इसी में आप बेंजीन वाला बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, चलेगा वो भी। आज यदि ये चैप्टर खत्म हो गया तो हो गया, नहीं तो कल तो निश्चित है कि खत्म हो जाएगा। दिवाली है तो अपने जगह पर है। दिवाली रात में होता है, दिन में क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ। अच्छा, यहाँ बेंजीन रिंग होगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। सुनिए इधर, थोड़ा इधर ध्यान देंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई रिएक्शन आपको हम नहीं बता रहे हैं, इसमें आपको हम बताएंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। अभी आप देखें कि कोई भी एमाइन बेस होता है तो उसकी बेस का प्रबलता का क्रम क्या होता है? कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है, या कौन किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? कौन किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है का क्या एक्चुअल मीनिंग है, इस बात को समझिए। जैसे RNH2, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। यदि आप 2 डिग्री का एमीन ले लें तो RNHR यहाँ भी लोन पेयर है। इसके लोन पेयर देने की क्षमता अलग होगी, इसके लोन पेयर देने की क्षमता
अलग होगी, क्योंकि जैसे जैसे आर आते जाएगा लोन पेयर देने की क्षमता को प्रभावित करता चला जाएगा। और किसी भी लुईस अम्ल, किसी भी लुईस क्षार का जो किसी भी लुईस बेस का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लोन पेयर कितना आसानी से दे देता है। जो जितना आसानी से लोन पेयर देगा वह उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो आप थोड़ा इसके बारे में सोचिए कि जब हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस बोलते हैं, जैसे आप याद करो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े थे कि कौन एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। याद करो, बोले थे कार्बन जितना कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा, बताए थे ना पिछला दिन। उसी तरह से ये बेसिक स्ट्रेंथ वाली बात है कि कौन अधिक बेसिक होगा, कौन अधिक क्षारीय होगा। तो ये हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर ना कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं और कुछ याद करने वाला चीज़ है जो आपको रटना भी पड़ेगा, समझना भी है, समझ के रटना पड़ता है। तो देखिए इसको, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस में जनरली 4 चीज़ों की बात होती है। सबसे पहले आप ये बताओ कि एमाइन क्या है। अमोनिया का डेरिवेटिव्स, अमोनिया से ही ना बना हुआ चीज़ है एमाइंस। तो जैसे हम 4 एग्जाम्पल ले लें, ये देखो एन एन एन, कोई भी एमाइन हो ये वाला यूनिट हर हाल में उसमें होगा ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 4 बार लिखते हैं। और 4 बार लिखने का एक्चुअल रीजन क्या है इसको भी समझ लीजिए। हम यहाँ पर हर जगह लगा देते हैं हाइड्रोजन। तो बताओ, इस यदि हर जगह हाइड्रोजन लगा दिए तो ये तो NH3 हो गया। इसको हम लोग अमोनिया गैस कहते हैं। यह एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है कि यह कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। अच्छा ये बताइए कि नाइट्रोजन पर हर जगह लोन पेयर होगा कि नहीं। नाइट्रोजन पर यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। NCERT में 2 पेज में इसके बारे में चर्चा किया है। आप वहाँ पढ़ोगे तो शायद कम समझ में आपको आए, यहाँ 2-4 लाइन में आप समझ जाइएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हम एक H को हटा के क्या लगा देते हैं, R। यहाँ पर हम 2 H को हटा के लगा देते हैं R, और यहाँ पर हम तीनों H को हटा के लगा देते हैं R। R का मतलब यहाँ पर R है एल्काइल ग्रुप। और आप याद कीजिए एल्काइल ग्रुप में याद है प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब वह अपने बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, धकेलता है सामने की ओर। ये इलेक्ट्रॉन को खींचता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है। तो अभी अब कुछ लिखना मत, कहे कि कुछ टॉपिक पीछे बचा हुआ है उसको लिखाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो पहले हमको H लगाना पड़ेगा, यहाँ भी H लगाना पड़ेगा, और वहाँ तो H लगा ही नहीं सकते। तो ये मोनो सब्सटीट्यूटेड अमोनिया है, ये डाई सब्सटीट्यूटेड, और वो ट्राई सब्सटीट्यूटेड। इससे ज़्यादा सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, इसमें जो भी ग्रुप लगा हुआ है, इसमें कोई ग्रुप लगा हुआ ही नहीं, इसमें तो हाइड्रोजन लगा हुआ है जिसका अपना कोई क्षमता ही नहीं होता है, बेचारा होता है ये R। इस R में कैसा इफेक्ट होगा बताओ। R में होगा प्लस आई। कहाँ पे, कहाँ पे, अच्छा ये देखो, तो इसमें होगा प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी होगा प्लस आई, और यहाँ पर भी होगा प्लस आई। इस तीनों में होगा प्लस आई। क्या मानते हैं इस बात को कि नहीं। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन को पुश करने का काम कर रहा है यहाँ पर मात्र एक ग्रुप, यहाँ पर 2 ग्रुप, और यहाँ पर 3 ग्रुप। एक तो नाइट्रोजन के पास पहले से लोन पेयर बहुत अधिक, मतलब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में है, तब ना लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन को बैठाए हुए है। ऊपर से 3-3 को उसको खोचारा मार रहा है कि दुन रे इलेक्ट्रॉन दुन दुन दुन, इहो कह रहा है, इहो कह रहा है, इहो कह रहा है। तो बताइए ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा लोन पेयर देने का क्षमता किसका हो जाएगा। 3 डिग्री का, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री का, और सबसे कम NH3 का। तो ये जो ऑर्डर अभी हम आपको बोले कि सबसे ज़्यादा उसका हो जाएगा, यह ऑर्डर सिर्फ अप्लाई होता है गैसियस स्टेट में। जब ये गैसीय अवस्था में हो तब, जब यह गैस हो तब। इट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस इन गैसियस, बेसिक
स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ एमाइंस इन गैसियस स्टेट आर। ये सबसे कमजोर ये सबसे कमजोर बेस होगा, इससे स्ट्रांग होगा ये, इससे स्ट्रांग होगा ये, और सबसे स्ट्रांग होगा ये। तो अभी जो आप यहाँ हेडिंग लिखे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, इसमें जो टॉपिक अभी आप पढ़े वो तो ठीक है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली इसको एक हेडिंग के रूप में हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बताओ? बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस इन गैसियस फेज। गैसियस फेज या गैसियस स्टेट, हिंदी में आप यदि लिखना चाहते हैं तो गैसीय अवस्था में एमाइन के क्षारीयता का क्रम ये लिखाएगा, ठीक है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर आप टोटल कितना स्पेसीज लिए हैं? 4। क्या हम इसको लिख सकते हैं NH3, इसको RNH2, इसको R2NH, और इसको लिख सकते हैं R3NH, R3N, बस N, ठीक है ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ? R3N। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये सबसे कम। ये हुआ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस इन गैसियस फेज। चलो लिख लो तो फटाफट पूरा। तो एमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ की बात जब भी क्वेश्चन में की जाएगी तो सबसे पहले आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि वहाँ पर स्टेट कैसा है, गैसियस स्टेट है या एक्वस स्टेट है। गैसियस स्टेट होगा तो ये ऑर्डर फॉलो होगा, इस पर हम एक एग्जाम्पल भी लिखेंगे। यदि गैसियस फेज नहीं लिखा हो तो सकता है कि आपको ब्रैकेट में क्या लिख दे, ब्रैकेट में क्या लिखेगा? जी। यहाँ जी लिखने का मतलब क्या है? ये गैस है। ये देखो एनसीईआरटी में तो खैर बहुत ढंग से इसको समझाया है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है या क्वेश्चन बैंक देखोगे ना तो क्वेश्चन बैंक में तुमको स्पष्ट दिया हुआ ही नहीं रहता है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किस फेज में आपको निकालना है, गैसियस फेज में या सॉल्यूशन फेज में। 2018 में एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन में हम लोग कन्फ्यूज हो गए थे। इसलिए कन्फ्यूज हो गए थे क्योंकि वहाँ पर फिजिकल स्टेट की बात ही नहीं किया कि किस स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए। इसका बेसिक स्ट्रेंथ गैसियस स्टेट में अलग होता है और एक्वस सॉल्यूशन में इसका बेसिक स्ट्रेंथ अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में कन्फ्यूज करना लाजमी है कि क्वेश्चन जब क्लियर नहीं करेगा तो फिर गड़बड़ होगी बात। तो वैसी स्थिति में आप भी कन्फ्यूज होंगे। क्या हो गया लिखा हुआ?
आगे बढ़ें, इस पर एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल में इसी में बस R के जगह क्या ले लो, CH3। R के जगह CH3, मतलब आप इस तरह से आप ले सकते हैं NH3 CH3 NH2। अगला आप ले सकते हैं CH3, देखो इसको हम लिख सकते हैं CH3 का होल टू NH, या फिर तुम चाहो तो इसी को लिख सकते हो CH3 NH CH3, और अगला है CH3 का होल 3N, इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं N CH3 CH3 CH3। यदि ये सब गैस है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ये, इससे कम होगा ये, और सबसे कम होगा ये उस पर एक एग्जाम्पल था। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट डज इट मीन एक्वस सॉल्यूशन? जब हम पानी में इसको मिलाते हैं तब इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ये अब हम लोग को पढ़ना है। इसमें ना बाबू एक साथ कई बातें आ जाती है और उसको समझना है यहाँ। एक बात बताइए कि पानी में जाने के बाद इसको क्या मिलेगा, H+, किसको, एमाइन को। तो यहाँ पर कुल 4 चीज को हम दिखा रहे हैं, जो आपको दिखाना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बस 2 ऑर्डर लिख के उसको याद रखना है, उससे पहले समझ लीजिए। देखो, क्योंकि ऑर्डर उल्टा पुल्टा इसका होता है, याद ही रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, हम लोग भी याद ही रखते हैं। इधर देखो, यदि हम NH3 की बात करें तो पानी में जैसे ही NH3 जाएगा तो H+ के साथ मिलके क्या बना देगा, NH4+। तो NH4+ बना देगा, तो हम उसी को लिखते हैं NH4+। इसको बोलेंगे हम लोग अमोनियम आयन। आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये लोन पेयर है, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो ये टूटेगा H+ में और OH- में, लोन पेयर H+ पर अटैक करेगा और बना देगा NH4+। OH- पानी में घूमता हुआ रहेगा, तो इसी को हम लोग अमोनियम आयन कहेंगे। अब बताइए कि यदि हम 1 डिग्री एमीन लें तो 1 डिग्री एमीन में हमको क्या करना पड़ेगा, इसी में किसी एक R के जगह किसी H, मतलब एक H के जगह क्या लेना पड़ेगा, R। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को ना 2-3 बार कॉपी कर रहे हैं, और आप समझ रहे होंगे कि इस कॉपी को करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। हम एक जगह R लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एमीन वाला। ये जो अमोनियम आयन बना है, ये किससे बना है, अमोनिया से बना है। और यह अमोनियम आयन किससे बना है, 1 डिग्री एमीन से। और इसकी यदि हम बात करें तो ये किससे बना, 2 डिग्री एमीन से। और यदि हम इसकी बात करें तो ये किससे बना, 3 डिग्री एमीन से। तो पानी में जाने के बाद 1 NH3 इसको बनाएगा, 1 डिग्री एमाइन इसको बनाएगा, 2 डिग्री एमाइन इसको बनाएगा, और 3 डिग्री एमाइन इसको बनाएगा। यदि हमको इसका नाम देना हो तो इसको हम बोलेंगे अमोनियम आयन, एल्काइल अमोनियम आयन, डाइएल्काइल अमोनियम आयन, ट्राइएल्काइल अमोनियम आयन। 1 डिग्री एमीन से बना, 2 डिग्री एमीन से बना, 3 डिग्री एमीन से बना, और ये अमोनिया से बना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो, हम अब इस आयन के स्टेबिलिटी की बात करेंगे, पानी में इस आयन के स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। क्यों पानी में स्टेबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि पानी से ही ने ये H+ लेके इस आयन का फॉर्मेशन किया है। और आपको हम बराबर एक बात बोलते रहे हैं कि प्रोडक्ट बनने के बाद कौन कितना स्टेबल है, आप उसको देखिए। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो उस काम को जल्दी करेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। लोन पेयर दे के H+ NH3 भी लिया, लोन पेयर दे के H+ RNH2 भी लिया, H+ को
H प्लस देने वाला चीज एसिड होता है और H प्लस को ग्रहण करने वाला चीज बेस होता है। तो लोन पेयर के थ्रू ही ना ये H प्लस को ग्रहण किया है। अब बताइए कि जब ये अमोनियम आयन बना तो इसके चारों तरफ पानी भी होगा, क्योंकि आप वाटर में डाले हुए हैं तो वहां तो वाटर की अधिकता है ना। तो जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, HOH, ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम यदि किसी एक आयन पर सोचें कुछ इस तरह से, इतना लिखना नहीं होता है, बस समझ लीजिए, बाद में खाली फाइनल ऑर्डर हम लिख देंगे, उसको आपको याद करना है, लेकिन समझिए पूरा बात। ये बताओ किस चीज से बना होगा? अमोनिया से, NH3 से। तो एक वाटर इसका सॉल्वेशन कर रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, एक वाटर इसका सॉल्वेशन कर रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। क्या मानते हैं या नहीं? एक वाटर इसका सॉल्वेशन कर रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, एक वाटर इसका सॉल्वेशन कर रहा होगा किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो आप बताइए कि अमोनियम आयन में जो सॉल्वेशन हो रहा है एक आयन का, वो कुल कितने वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा हो रहा है? 4। अब आप जरा सोचो कि यदि हम यहाँ पर R कर दें, जैसे ही R की हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म, ये सॉल्वेशन खत्म। अब कितना सॉल्वेशन कर रहा है? 3। यदि हम 2 डिग्री अमीन लिए तो अब यहाँ पर R करना पड़ेगा, ये खत्म, सॉल्वेशन और कम हुआ। यदि हम 3 डिग्री R ले लें तो फिर एक खत्म, अब मात्र एक वाटर सॉल्वेशन में भाग ले रहा है। इसको आप R नहीं करेंगे क्योंकि आप 4 डिग्री अल्काइल आयन नहीं लिए हैं और न कोई यहाँ रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पर आप सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो 3 डिग्री तक ही ना न्यूट्रल, 3 डिग्री अमीन तक ही ना वो न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है। 4 डिग्री अमीन में तो 4 डिग्री अमीन आयन का निर्माण कर देगा। अब बताइए तो क्या ये बेसिक नेचर का होगा? क्या ये बेसिक नेचर का होगा? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास लोन पेयर देने के लिए है ही नहीं। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, मैक्सिमम इसकी बात करेंगे। तो बताइए आपकी सॉल्वेशन किसमें सबसे ज्यादा हुआ? NH3 वाले केस में। और सबसे कम किस में हुआ? लास्ट वाले केस में। तो सबसे ज्यादा और सुनो, मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बड़ा होता चला जाता है उसका सॉल्वेशन उतना ही कम होता है, पानी में घुलने वाली बात उसकी उतनी ही कम होती है। आपने देखा कि मॉलिक्यूल बड़ा होता गया, वाटर इसको छोड़ता चला गया। तो बताइए आपकी एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा अमोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? नॉर्मल अमोनियम आयन या एल्काइल अमोनियम आयन, डाइल्काइल अमोनियम आयन या ट्राइल्काइल अमोनियम आयन? नॉर्मल। तो बताइए जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो उस काम को सबसे फास्ट करेगा, यानी H प्लस को ग्रहण करके अमोनियम आयन में बदलने का काम कौन सबसे तेज करेगा? अमोनिया। फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड फिर 3 डिग्री। इसका मतलब है कि यदि हम इस कंसेप्ट से देखें तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सीधे उस केस की तुलना में उल्टा हो जाता है। वहां पर आपको जो ऑर्डर मिला था, आप देखिए ध्यान से, ये सबसे कम बेसिक था और एक्वस सॉल्यूशन में ये सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। तो ये एक बात हुई, ये एक फैक्टर हुआ। इसके साथ और कई फैक्टर आता है, अब उसको सुनिए। इस फैक्टर को खाली बोल के जैसे ही आप बोल देंगे ना कि अमीन का, अमोनिया का सबसे ज्यादा होगा बाकी का कम, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें एक और फैक्टर है जो वर्क करता है। तो हम यहाँ पर ये सिर्फ कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अमोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें हम कहेंगे कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये उससे कम और ये सबसे कम। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अमोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन है ये। क्या इस बात को समझ रहे हैं आप? अब आइए तीसरा फैक्टर पर सोचते हैं। आप ये बताओ कि यदि आप यहां पर H लेते हैं, यहां H लेते हैं, यहां H लेते हैं, यहां H लेते हैं, मान लीजिए ये न्यूट्रल है, यहां पर क्या है? लोन पेयर। तो वाटर H प्लस देगा तो ये H प्लस तब नहीं इससे सटेगा जब लोन पेयर इस पर अटैक करे। ये एटम छोटा है, ये एटम छोटा है, ये एटम छोटा है, तो इस हाइड्रोजन को ना इसके साथ आने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगा। ठीक है। अब देखो
यदि आप इसमें एक R लगा दें, एक R का मतलब CH3 या C2H5, अरे मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप कुछ तो लगाओगे, तो वैसी स्थिति में ये हाइड्रोजन से तो बड़ा है, हाइड्रोजन से बड़ा है तो थोड़ा समस्या हाइड्रोजन को होगा यहाँ तक पहुँचने में या इसके साथ बॉन्ड बनाने में, क्योंकि ये दोनों छोटा है लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो गया। यहाँ भी आप R लगा दीजिए और बड़ा हो गया, यहाँ भी R लगा दीजिए और बड़ा हो गया। होगा क्या कि ये तो R लिखे हैं तब ना देखने में छोटा लगता है, चारों तरफ से इसको इतना घेर लेगा कि हाइड्रोजन के आने का जगह कम पड़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में लोन पेयर देने में H+ को लोन पेयर दे के उसके साथ बॉन्ड बनाने में अमोनिया को परेशानी होगा। कब परेशानी होगा? जब नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ ग्रुप बड़ा बड़ा हो तब। अब देखिए एक साथ तीन तीन गो बात आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, एको सॉल्यूशन के बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में तीन तीन बात आ गया। देखो क्या क्या। पहला बात, जितना ज्यादा आर होगा इसके लोन पेयर देने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी, ज्यादा बेसिक होगा। उल्टा बात, अमोनियम आयन में सबसे कम सॉल्वेशन इसका होगा तो सबसे कम स्टेबल, उस स्थिति में ये जल्दी H+ लेना नहीं चाहेगा क्योंकि स्टेबल आयन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तीसरा बात, छोटा छोटा एटम हो तो लोन पेयर देने की क्षमता अधिक होगी, और यदि बड़ा बड़ा ग्रुप ऑफ एटम्स हो तो लोन पेयर देने की क्षमता कम होगी। तो कुल मिला के बताइए कि कितना फैक्टर है जो बेसिक स्ट्रेंथ को प्रभावित कर रहा है? तीन है ना, तीन फैक्टर। तो ऐसी स्थिति में कुल मिला के जो इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ किसी एक फैक्टर से डिसाइड ही नहीं हो पाता है कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा और किसका कम, तो ऐसी स्थिति में कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा की मदद से हम पहचान पाते हैं कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और किसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। एनसीईआरटी में इसको बहुत ढंग से जैसे हम समझाएं वही समझाया है, और जो अब लिख रहे हैं फाइनल रिजल्ट वो लिखा है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। रिजल्ट आपको याद रखना है सबसे पहले ये कि गैसियस स्टेट में ऑर्डर ये होता है, इसमें हिलने डुलने वाला कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप एक्वस सॉल्यूशन में चले जाएंगे, और एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद यदि आप R के स्थान पर CH3 ले लें, तब R के जगह पर CH3 लेंगे तो बताइए सबसे पहला कंपाउंड क्या है? NH3। दूसरा कंपाउंड क्या है? CH3NH2। तीसरा कंपाउंड क्या है? CH3NH CH3। और अगला कंपाउंड क्या है? CH3NCH3CH3। यदि आप ये लें तो ये बनेगा, लेकिन यदि आप R के जगह पर C2H5 ले लें, मतलब कौन सा ग्रुप? आप इसी को ऐसे भी लिख सकते थे ना, CH3CH2, ये भी तो लिखा सकता है। ये और ये सब दोनों बात सेम ही है। अब बताइए कंपाउंड क्या बनेगा? NH3 C2H5 NH2। अगला क्या बनेगा? C2H5, इसको लिख दें होल टू NH, और इसको लिख सकते हैं C2H5N। अब इसके साथ C2H5 तो उससे बेहतर है कि हम इसको लिख दें C2H5 का होल 3N। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो ऑर्डर में आप ये बताइए कि ये किस डिग्री का है? 3 डिग्री। ये भी किस डिग्री का है? दोनों में अंतर क्या है? एक में सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, एक में सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है। एक में सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा छोटा है और एक में सब्स्टिट्यूएंट उसकी तुलना में बड़ा है, और बड़ा सब्स्टिट्यूएंट स्टेरिक एंड्रेंस करेगा, मतलब लोन पेयर को अटैक करने ही नहीं देगा H+ पर, तो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। मिथाइल इथाइल के बदलने से भी प्रभावित हो जाता है ऑर्डर। ये किस डिग्री का है? 2 डिग्री का। ये भी 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। देखिए अब साथ साथ हम दो केस लिए हैं, तो जब आप R ये लेंगे और जब आप R ये लेंगे तो दोनों केस में अलग अलग ऑर्डर होता है। और अलग अलग ऑर्डर में क्या होता है इस बात को समझिए। दोनों केस में 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक होता है, मतलब सारे फैक्टर को चेक करके निकालेंगे ना फाइनल रिजल्ट, तो 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा होता है बेसिक। तो बताइए यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? नंबरिंग कर देते हैं। इसको 1 कहते हैं,
2 3 4, यहाँ भी 4 3 2 1। तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा बेसिक दोनों केस में सबसे ज़्यादा कौन होता है? 2 डिग्री। तो बताइए ये जो RCS3 वाला केस है इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या होगा सबसे ज़्यादा बेसिक? तीसरा नंबर। अच्छा, NH3 सबसे कम बेसिक होता है सब केस में, मतलब मिथाइल के केस में भी और इथाइल के केस में भी। तो सबसे लास्ट में क्या लिखाएगा? बोलिए। चौथा नंबर, सॉरी पहला नंबर। हाँ जी हाँ, पहला नंबर। ठीक है, अब बताओ बचा कौन कौन? आपके पास बचा दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा में ही खाली याद रखना पड़ता है, इसमें तो दोनों में सेम ऑर्डर है। इसमें भी बताओ ऑर्डर में क्या है? तीसरा सबसे ज्यादा बेसिक और चौथा ये पहला सबसे कम बेसिक। इसमें याद रखना पड़ता है कि यदि इथाइल ग्रुप है, इथाइल, तो इथाइल में सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ? 2 डिग्री वाला। इससे कम होता है 3 डिग्री वाला, यानी यहां पर आ जाएगा 4 और यहां पर आ जाएगा, बचा कौन? 2। और उसमें बस वहां पर उल्टा कर दीजिए, यहां पर 2 और यहां पर 4, ये ऑर्डर होता है। समझे? तो इसको याद करना पड़ता है। एनसीईआरटी में देखोगे ना तो ये कुछ ऐसे लिखे हुए हैं। 2 डिग्री वाला तो हमेशा ज्यादा होगा, तो C2H5 का होल 2, यहां पर कौन चीज? NH, ये सबसे मोस्ट बेसिक होगा। यदि आप मिथाइल भी लेंगे तो CH3 का होल 2 NH सबसे ज्यादा बेसिक होगा। सबसे कम कौन होता है? NH3। NH3 मिथाइल के केस में 2 डिग्री के बाद जस्ट होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, और इथाइल के केस में 2 डिग्री के बाद 4 डिग्री नहीं 3 डिग्री, वो नंबर था 4। तो इसमें आप आ जाइए किस, इसमें आ जाइए किसमें? 3 डिग्री में, C2H5 का होल 3 NH। जबकि इसमें क्या लिखेंगे? सॉरी यहाँ N होगा, यहाँ पर क्या होगा? CH3 NH2। अब बताओ यहाँ क्या होगा? C2H5 NH2, और यहाँ क्या होगा? इसमें आ जाएगा 3 डिग्री, यानी CH3 का होल 3 N। ये ऑर्डर होता है। तो उतना जो बात बताए ना उसका कंक्लूजन बस ये है। तो आप चाहें तो सिर्फ यही लिखिए, आपसे जब भी पूछेगा तो मिथाइल इथाइल पर ही पूछेगा, और नहीं तो एक्वस, नहीं तो फिर गैसेस स्टेट वाला पूछेगा। ठीक है, यही पूछा था ये, या ये, इसी दो में से कोई एक ऑर्डर पूछा था 2018 में। मैक्सिमम लोगों का गलत हो गया था, क्योंकि वहाँ पर लोग सिंपल सीधा सीधा सोच लेते हैं। एकदम भयानक एक्सेप्शनल केस है ये, इसको याद रखना पड़ता है। समझा भी दिए हैं, बाद में बोले कि याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई विकल्प है नहीं। 3 कंसेप्ट एक साथ मिलके प्रायोगिक डाटा से, एक्सपेरिमेंटल डाटा से बताता है कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा और कौन कम। तो आप कहाँ तक लिखे हैं पहले ये बताइए? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन ये लिखे हैं ना आप इसको लिख लो, इसको, इस ऑर्डर को। और ये कौन सा ऑर्डर, किस चीज़ का ऑर्डर है ये है स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। असाइनमेंट जब मिलेगा इस चैप्टर का तो इसमें तीनों क्वेश्चन आपको मिलेगा, गैसियस स्टेट वाला भी, इथाइल वाला भी और मिथाइल वाला भी।
ऑर्डर ठीक लिखे हैं ना रे, यही होता है। कहीं गलती से मिस्टेक हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। CH3NH2 दूसरा नंबर पर है, CH3NH2 C2H5, ठीक, ठीक है लिखा हुआ। एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकलता है, इसमें याद ही रखना पड़ता है दो चीज़। याद रखना ट्रिक है याद रखने का कि 2 डिग्री में दोनों का सबसे ज़्यादा होता है और अमोनिया का सबसे कम, खाली बीचे में लफड़ा है। तो बीच के लफड़ा को भी आपको हम बता देते हैं कि ध्यान में आप कैसे रखेंगे। पहले आप ये बताइए, ये उतार लिए, ये यदि सुनो, ये यदि तुम लिख लिया ना तो ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए हम बताए थे। सीधा फाइनल रिजल्ट आप लिखेंगे ये। हाँ सुनो, इधर ट्रिक क्या है, 2 डिग्री वाला दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक होता है। इसमें बताइए तो मिथाइल में कार्बन, ये तो 1 डिग्री वाला है ना, इसमें कार्बन कितना है, 1। तो 2 डिग्री के बाद यदि कार्बन 1 हो तो 1 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक होता है। कार्बन 1 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक होता है। बस इतना याद रखिएगा तो वो अपने आप याद रह जाएगा। अरे तुम बुझा कि हम क्या बोले, 2 डिग्री वाला दोनों में सबसे ज्यादा और NH3 सबसे कम, तो बचा कौन, एक बचा 1 डिग्री और एक बचा 3 डिग्री। तो अगला स्टेप में कार्बन यदि 1 होगा तो 1 डिग्री बेसिक होगा, और कार्बन यदि 2 होगा तो फिर उसका अपोजिट चले जाइए, 3 डिग्री बेसिक होगा। बस यही तो एक्सेप्शन है, बस इतना ही याद रखोगे तो ये याद रह जाएगा। तो ये चीज आपको नहीं लिखना है, आप सीधे लिखिए ये फाइनल रिजल्ट। ये नहीं हुआ है क्या, यहीं तक स्पीड था स्लो, अब स्पीड हो जाएगा सडनली बहुत फास्ट। क्या कि हाँ, क्योंकि ये सब नया नया बात था तो थोड़ा आराम से समझा रहे थे। अब जो भी बात है वो पुराना बात। फैन चलना चाहिए क्या, हाँ ये फैन डिस्टर्ब कर रहा है। तुम लोग को दिख रहा है झोल झाड़ा हुआ है, नहीं दिख रहा है, अभी छुट्टी देंगे, झाड़ू मरवाएंगे सबसे। कल कल तो कल एक चीज हम देखे, कल 11th वाले बैच में 2 बैच में बोले कि 12th वाले को तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम है तुम लोग का, तुमसे काम करवाएंगे भी नहीं, यदि तुम अपने मन से कर दो तो कोई बात भी नहीं है। वो लोग को बोले क्या कि 9 से 10 और 10 से 11 कल छुट्टी हुआ है, उन लोग को छुट्टी हो गया छठ तक। आप लोग को छुट्टी अभी होना नहीं है, अभी चलेगा आपका क्लास। मुंह और चंगियाने से कुछ होगा, जो वो क्लास चलबे करेगा। हम बहुत करेंगे तो रिकॉर्डिंग आपको आज से जो भी पढ़ाई होगा अब छठ तक वो सारा रिकॉर्डिंग हम प्लेस कर देंगे वहाँ टेलीग्राम पे। घर पे बैठ के पढ़ लीजिए अलग बात है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा तो एक आध चैप्टर हम छोड़ देंगे, अभी बता दे रहे हैं। इसमें कहिएगा नो सर, पढ़ना भी आप चाहते नहीं हैं। तो उस सबको बोले 9 से 10 और 10 से 11 वाले, ये लिख लिया है क्या, इसको उतारना नहीं है, इस पर आइए। उस सबको बोले कि जितना लोग आना चाहे ना थोड़ा साफ सफाई करने के लिए आ जाना, हम भी रहेंगे तुम लोग भी रहना। यदि 5-10 आदमी रहेंगे तो 5 मिनट नहीं लगेगा। एक भी चट्टा नहीं आया। हाँ ये सही बोल रही है, लड़की लोग आई 10 आई और बेचारी सब बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया झाड़ उड़ दी सारा चीज़। देख लो हर जगह कहीं बढ़िया से साफ किया हुआ है ना पूरा क्लास। खाली उसको हम बोले थे कि नीचे नहीं झाड़ू मारना, इसलिए कि नीचे झाड़ू मारने के लिए वो आता है तो वो मार देगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो दिवाली के बाद अब आएगा तो तुम लोग से नीचे झाड़ू बस मरवा लें। तो इस मामले में तो हम फैन हो गए इन लोगों के, दिमाग भले नहीं हो लेकिन इमोशन तो है, और जीवन दोनों चीज़ से चलता है। अब मार के पहट देंगे। अब अगला दिन जब 11th वाला सब आएगा, कोनो बहाना पकड़ेंगे, 2-4 क्वेश्चन देके अनहड़ छोड़ा देंगे लड़का लोग, और लड़की लोग को कुछ नहीं कहेंगे। क्लास में रहता है, क्लास को गंदा करेगा खाली, साफ सुथरा नहीं करेगा।
हो गया जी। लिख लीजिए रिमेंबर ऑलवेज इसके बगल में। अब जो डायरेक्ट उतारेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि हम इसमें क्या क्या बोले, उसको लगेगा कि रिमेंबर ऑलवेज बगल में लिखा हुआ है तो इसको हमेशा क्या करना है, याद करना है। लेकिन आप यकीन मानिए आप इन चीज़ों को समझे भी हैं। समझा है कि नहीं रे? तो बोलेगा ना समझा है तो। चलिए, अभी तक आप पढ़ रहे थे बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस या रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन विथ एसिड। चूंकि ये खुद बेस था तो रिएक्शन किसके साथ कर रहा था, एसिड के साथ। अब एकदम धड़धड़ा दो पकड़ के दूसरा नंबर। अब कोई कोई कंसेप्ट अब नहीं है, जो सब पीछे पढ़े हैं वही सब है। लिखेंगे रिएक्शन विथ आज 10-11 बजे तक रुको, चैप्टर ये खत्म कर देंगे। रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड, इसको बोलते हैं एल्काइलेशन। छुट्टी फिर भी नहीं मिलेगा। रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड। चलो देखो इधर, कोई लैंग्वेज नहीं लिखना है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। सुनिएगा इधर, RX का रिएक्शन, सुनो इधर से, RX का रिएक्शन जब NH3 के साथ हुआ था तो क्या बना था, याद है? RNH2, RNH, R3N ऐसा बना था। तो इस बार हम एमाइन, एमाइन के बारे में न पढ़ रहे हैं, अमोनिया तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो एमाइन के साथ रिएक्शन यदि आप RX का करवाओगे तो फिर से वही रिएक्शन होगा। मैकेनिज्म 4 स्टेप में हुआ था ना, खाली इस बार 3 स्टेप में होगा। प्रोडक्ट क्या बनाएगा बताओ तो? ये बना देगा RNHR प्लस क्या बना देगा, RNRR, और क्या बना देगा, RNRRR प्लस। अब देखो खाली उस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में अंतर क्या है, सिर्फ ये समझो। वहां पर आप लिखे थे RX प्लस NH3, पहला बार बना 1 डिग्री अमीन, फिर बना 2 डिग्री अमीन, फिर बना 3 डिग्री अमीन, फिर बना 4 डिग्री अमीन। अरे ये वही है जो घर से बोले थे बना के लाने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन में 1 नंबर रिएक्शन। तो वहां पर तुम RX का रिएक्शन अमोनिया के साथ किया तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब बना। इस बार क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड। किसका रिएक्शन, एमाइन का रिएक्शन। तो एमाइन में 1 डिग्री यदि रिएक्शन करेगा RX के साथ तो फिर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अमीन आयन का निर्माण करेगा। अब बताओ तो यदि 2 डिग्री रिएक्शन करे RX के साथ तब क्या बनाएगा, 3 डिग्री और 4 डिग्री अमीन आयन। और यदि 3 डिग्री अमीन RX के साथ रिएक्शन करे तो सिर्फ एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा और 4 डिग्री अमीन आयन का निर्माण होगा। तो तुमको लगता है कि इसमें कोई लैंग्वेज भाषा फलना चिलना कुछ लिखेंगे हम? हुआ खत्म, 2 नंबर लिखिए। तीसरा, इसका हम एग्जाम्पल भी नहीं लिखेंगे ना लिखने देंगे आपको। यदि आप एकदम में निठाहे बकलोल हैं, एकदम चौपट हैं, तिरपट, तो लिखिए कि कौन सा तीर मार लोगे तुम। जिस चीज को तुम तीसरा बार अब लिखना चाह रहे हो इसका कोई मतलब थोड़ी है। लिखेंगे रिएक्शन नंबर 3। हालांकि हम इस बात को समझते हैं कि जो लोग आज क्लास कर रहे हैं वो सभी के सभी एक एवरेज पढ़ने वाले लोग हैं। क्या है कि यदि पढ़ने वाले लोग नहीं होते तो दिवाली और छठ नज़दीक है, बहुत सारे लोग क्लास को स्किप कर रहे हैं। संडे का एक्स्ट्रा क्लास है फिर भी आप क्लास करने आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही है बात। अन्यथा बोला गया था कि आप लिख लीजिएगा, लिखा हुआ कहीं से मिल जाता। तो लग रहा है कि आप एक्टिव लोग हैं और पढ़ाई भी आप उसी तरह से कर रहे हैं, तो ये अच्छा लगा आप लोग को देख के। लिखेंगे तीसरा नंबर, लिखिए एसाइलेशन। वो था एल्काइलेशन, ये क्या है, एसाइलेशन। एसाइलेशन का क्या मतलब होता है, एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप का जोड़ना और एसाइलेशन का मतलब एसाइल ग्रुप का जोड़ना। एसाइल ग्रुप किसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड OR, इसी को ना कहा जाता है एसाइल ग्रुप। अरे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा था, याद है?
तो वही एसाइलेशन है ये, खाली रिंग वाला नहीं है, ये ओपन चेन वाला है। शुरू करें लिखाना? चलो लैंग्वेज लिखेंगे बाद में, पहले इसका रिएक्शन ही देख लेते हैं। रिएक्शन शुरू करें? सुनो इधर, 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन या एलिफेटिक एमाइन, 1 डिग्री का एरोमेटिक या एलिफेटिक यानी ओपन चेन वाला एमाइन या फिर बेंजीन वाला जो एमाइन एनिलीन होता है, ये दोनों, ये रिएक्शन करता है एसिड हेलाइड के साथ या एनहाइड्राइड के साथ या ईस्टर के साथ। इस तीनों में किसी के भी साथ रिएक्शन करे तो ये रिएक्शन एसाइलेशन कहलाता है, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एमाइड। तो हम जो जो बोले हैं पहले उसको रिएक्शन को देखो, समझो, सीख लो। भाषा तुम अपने आप बना सकते हो, हालांकि हम बाद में लिखाएंगे भी, लेकिन अभी हम इसको रोक रहे हैं। थोड़ा देखिए तो आप इधर, यदि आप एमाइन की बात करेंगे तो आप हर हाल में क्या लेंगे? RNH2। अच्छा, यहाँ पर आप R की जगह क्या ले सकते हैं? ARV, दोनों ले सकते हैं। 1 डिग्री एमाइन एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। अब बताइए, इसका रिएक्शन आप करा दो RC डबल बॉन्ड O X के साथ, इसको हम बोलते हैं एसिड हेलाइड। क्या है ये? एसिड हेलाइड। अब इसका रिएक्शन इसके साथ नहीं कराना चाहो, यदि दूसरी चीज के साथ कराना चाहो तो तुम रिएक्शन करा दो RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R के साथ। ये क्या है? एनहाइड्राइड। और यदि इसका रिएक्शन तुम कराना चाहो RC डबल बॉन्ड O OR डैश के साथ, अब देखो यहाँ भी R है, यहाँ भी R, तो इसको हम क्या कर देते हैं? R डैश। अच्छा, यहाँ पर एक तीसरा बार ना R आ गया, इसको डबल डैश कर देते हैं ताकि आपको अंतर समझ में आए कि कौन R क्या है, उसी हिसाब से वहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर भी इसको हम कर देते हैं R डैश और इसको डबल डैश। बताइए ये क्या है? ये है ईस्टर। अब देखो रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा इसमें, तो यहाँ पर तो सेम चीज आपको लेना है, क्योंकि आप इसी का ना केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बोलो, ये सब जो बात बोलते हैं तो सब बुझते और हो न रे कि ऐसा ही ऐसे ही सब ऐसे ही करते रहता है। देखो ऐसा है ना कि तुम्हारे पीछे हम जहां तक समझते हैं कि जिस तरह से तुमको हम बताएं ना, तुम मेरा बात बुझता होगा, लेकिन यदि नहीं बुझता है तो अफसोस की बात है कि अब बुझ भी नहीं पाओगे। अब हम कुछ कर भी अब नहीं सकते हैं, अब हाथ से निकल गया। अब आज लास्ट क्लास है तुम्हारे रिएक्शन का, कहे कि आज इस चैप्टर को हम खत्म करने के मूड में हैं जी। आज के बाद तुमको रिएक्शनर से भेंट नहीं होगा, ज्यादा उबा यदि तब ये अगला क्लास शिफ्ट होगा, तब एक क्लास और कल। देखिए इधर, अब शांत रहेंगे। तनी बताओ तो ये इसके साथ कैसे रिएक्शन करेगा? यदि तुम ऑर्गेनिक को सच में पढ़े हो तो बिना बताए तुम इसका प्रोडक्ट लिख सकते हो। बोलो तो क्या होगा? लोन पेयर अटैक करेगा किस पर? कार्बन पर। कार्बन पर जब अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड खुलेगा, ऑक्सीजन पर जाएगा माइनस चार्ज, लेकिन वो माइनस तुरंत बैक साइड अटैक करके अपने आप को न्यूट्रल करने का प्रयास करेगा। वैसी स्थिति में यहाँ से किसको निकलना पड़ेगा? X को, क्योंकि X माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, माइनस बन के निकलने में उसको कोई समस्या है नहीं। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो एक मिनट, यहां से प्रोडक्ट बनाना शुरू करो। R डैश C डबल बॉन्ड O, X माइनस निकलेगा और यहां से नाइट्रोजन जुड़ेगा कार्बन से, तो नाइट्रोजन से क्या जुड़ गया? सॉरी, कार्बन से कौन जुड़ गया? नाइट्रोजन। अच्छा, लोन पेयर दिया है ये, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर क्या होगा? ये डीप्रोटोनेशन, नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए एक H प्लस को निकाल देगा, और यही H प्लस और ये X माइनस मिलके क्या बना देगा? HX। तो आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा HX। अब बताओ N के साथ एक ही न H बचा, तो एक H बचा और एक R या AR। समझे? कोई मतलब कोई कैसे कह देगा कि हम इस सब रिएक्शन को रट लेंगे और रट के समझ लेंगे? क्या संभव है ये?
अब समझ के देखो तो लगता है कि कुछ नहीं है। अब तुम दूसरा रिएक्शन देखो, एकदम सेम एग्जैक्ट बैठता है, एग्जैक्ट ऐसे ही बैठेगा। इस पर अटैक करेगा ये, यहाँ वहां पर हेलोजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से बनाना शुरू करो। R डैश C डबल बॉन्ड O NH, इसके साथ R या AR, प्लस में क्या बनेगा? ये बनेगा R डबल डैश CO O माइनस, और वहां डिप्रोटोनेशन से H प्लस निकलेगा, तो क्या बना देगा? R डबल डैश C डबल बॉन्ड O OH। क्या हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं? आप देखो तो CONH2 रहता तो 1 डिग्री एमाइड, CONH2 नहीं है, एक R ले लिया गया, तो ये किस डिग्री का एमाइड है? 2 डिग्री का एमाइड है। ये भी 2 डिग्री का एमाइड है, नहीं है रे? और ये जो अभी बनेगा ना, अभी जो बनेगा वो भी 2 डिग्री का एमाइड बनेगा, और एग्जैक्ट यही चीज बनेगा, सेम डिट्टो सेम, कोई अंतर नहीं, खाली यहां पर प्रोडक्ट बदलेगा। बताओ क्या बनाएगा? R डबल डैश OH, ये है एल्कोहल, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये तो एसिड है, मिनरल एसिड HX, हाइड्रोजन हैलाइड। कुछ बुझाया बात? अब फिर हम आपको रोकेंगे। अब देखिए, तुम पढ़ा रिएक्शन एक, लिखाया उस पर 3, अब इस पर वेरिएशन क्या क्या हो सकता है। हालांकि बोर्ड लेवल में इतना ज़्यादा अंदर नहीं घुसता है, लेकिन चूंकि तुम सारी बात को समझे हुए हो तो तुम समझो कि इसमें क्या क्या परिवर्तन कर सकता है, ताकि तुम आगे के लेवल को भी संभाल सको, या कुछ कंसेप्ट और तुम्हारा क्लियर हो जाए। जरा बताइए कि ये किस डिग्री का एमीन है? पक्का 1 डिग्री का है। तो 1 डिग्री एमीन जब आप यहां पर लिए तो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन था, रिएक्शन किया तो 1 हाइड्रोजन गया, इसी वजह से ने ये 1 डिग्री मीन 2 डिग्री एमाइड बना दिया। जरा सोचिए कि यहाँ पर 2 डिग्री एमीन होता, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, तो यहाँ पर N के साथ 1 हाइड्रोजन होता और 1 R होता कि नहीं? तो यदि 1 हाइड्रोजन होता और 1 R होता तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होता? यहाँ पर N के साथ 1 H तो निकल ही गया, और जब वहाँ पर 1 ही H है तो यहाँ पर एक H जो बचा हुआ है वो बचने वाला नहीं है, उसी H की जगह क्या लिखा जाएगा? R, जो भी वहाँ लगा हुआ रहेगा। तो ये 2 डिग्री वाली बात हो गई। तो 2 डिग्री इसमें भी, 2 डिग्री इसमें भी, 2 डिग्री इसमें भी। इसका मतलब है कि इसी तरह से फिर 3 गो रिएक्शन लिखाएगा। ये सब है किस डिग्री का? हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। तो ये सब है 1 डिग्री वाला। अब इस सब केस में क्या कर देंगे? 2 डिग्री। इस सब केस में 2 डिग्री एमाइड का निर्माण होगा। आगे आगे 3 डिग्री भी तो हो सकता है। तो जब आप यहाँ पर 3 डिग्री लेंगे तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं रहेगा, और यदि हाइड्रोजन नहीं हो तो डिप्रोटोनेशन की कोई संभावना नहीं बनेगी, और जब डिप्रोटोनेशन नहीं होगा तो X माइनस को कोई न्यूट्रल नहीं कर पाएगा। वो X माइनस कहेगा कि हमरा तुम भगा तो दिया, लेकिन हमारा साथ कोई आ नहीं रहा है, अपना अपना जगह पर, चलो निकलो यहाँ से, फिर हमको वहीं लगने दो जहाँ पर हम थे। मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो समझ में आया कि 1 डिग्री का टोटल डिफरेंट रिएक्शन है, 2 डिग्री का टोटली डिफरेंट रिएक्शन है, और 3 डिग्री इस रिएक्शन में भाग ही नहीं लेगा। बुझाया कुछ बात? एक और बात, ये एसिड हैलाइड है ना, तो ये जो एसिड हैलाइड है ये एलिफेटिक एसिड हैलाइड है या एरोमेटिक है? एलिफेटिक है। अब तो तुम समझ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? एरोमेटिक। जब इसमें तुम एरोमेटिक करेगा तब तो इसमें भी एरोमेटिक कर सकता है, इसमें भी एरोमेटिक कर सकता है। फिर 3 केस बनेगा, 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ, 3 डिग्री के साथ। इसका मतलब है कि इसमें फॉर्मूला खाली लिखाएगा 10-12 गो, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखाएगा 10-12 गो, एग्जाम्पल लिखेगा तो 40-50 गो लिखाएगा। कुल मिला के पगले में न कीजिएगा, उतना लिखिएगा।
बोर्ड एग्जाम कभी भी इतना देखो, हम सिर्फ आज देखो क्लास लास्ट हो रहा है ऑलमोस्ट, अरे आज हो ना हो कल तो हो ही जाएगा। हम तुमको बस ये दिखा रहे हैं कि यदि तुम पढ़े हो तो इसके अंदर कितनी सारी संभावनाएं हैं, और पढ़े यदि हो तो समझोगे एक, समझ में आएगा 50 गो। ये होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप उतना ढंग से नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, रेगुलर नहीं रहते हैं, चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर नहीं रहते हैं, तो फिर परेशानी होती है, फिर हम आपको समझा नहीं पाते हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में यदि तुम हमसे पढ़ के केमिस्ट्री नहीं समझाना तो तुम हमको नहीं समझ पाएगा कि हमारे अंदर कितना चीज़ है जो तुम नहीं ले पाया, जो तुमको लेना चाहिए था। हम बस इसी एक बात से परेशान रहते हैं। हमारे अपने फायदे के लिए तुम लोगों को हमारे अंदर या हमको पहचानना बहुत जरूरी है कि किस स्ट्रेंथ वाला आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन तुम उस, पता नहीं हम कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं, हम अपने स्ट्रेंथ को समझा नहीं पाते हैं तुमको। तुमको खाली लगता है अभी भोर सांझ क्रिकेट खेलते हैं, यही ना लगता है। जिस समय पढ़ाई कर रहे थे ना, उस समय भर दिन पढ़ते ही रहते थे, उस समय क्रिकेट खेले ही नहीं कभी। क्योंकि हम एक बार में कोई एक ही काम करते हैं, और जो काम करते हैं वो फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं। तो इस बात को समझिए, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं बोला गया है जितना बोले हैं, वो हल्का हल्का हिंट किया है एनसीईआरटी, लेकिन इसमें इतनी सारी बातें हो सकती है। अब बताइए इसका भाषा क्या बनेगा, बोलिए। When 1 degree or 2 degree aliphatic or aromatic amine reacts with aliphatic or aromatic acid halide or anhydride or ester, then amide is formed. अब एमाइड में यहाँ बना 2 डिग्री, वहाँ पर यदि 2 डिग्री लेंगे तो ये बनेगा 3 डिग्री, और वहाँ यदि 3 डिग्री लिए तो रिएक्शन ही नहीं होगा, रुक जाएगा रिएक्शन। तो इतना एक्सप्लेन नहीं करना होता, ये सब बात खाली समझ होनी चाहिए। इतना कोई बुक नहीं लिखता है, इतना आपको भी लिखना नहीं है। तो इसमें हम भाषा में इसका सिंपल लिखा देते हैं, कहोगे तो हम इस सब को पूरा मिटा देंगे। अब देखो बोर्ड लेवल पर अब क्या जरूरी है वो बताते हैं। बोर्ड लेवल, अरे हल्ला मत करो, इधर सुनो। बोर्ड लेवल पर जब भी तुमसे पूछेगा ना, तो ये रहेगा एलिफेटिक 1 डिग्री, ये भी रहेगा एलिफेटिक 1 डिग्री। समझ में आ गया? 1 डिग्री, इसमें तो खैर डिग्री होता ही नहीं है, एलिफेटिक रहेगा। मतलब कंपाउंड आपको जब एग्जाम्पल लिखने के लिए देगा, जो एक एग्जाम्पल यदि हम करना चाहें तो एग्जाम्पल आपको देगा ये लिखने के लिए। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, तो बस इसी रिएक्शन की जरूरत है। CH3NH2 बउआ रे, ये रिएक्शन किया इसके साथ तो क्या बनाएगा, तो बउआ बोलेगा कि ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सॉरी NH CH3 और प्लस HCl। बहुत पूछेगा तो बउआ से नाम पूछेगा, कहेगा N मिथाइल इथेनामाइड या N मिथाइल एसीटामाइड। बउआ समझा? तो इतने बात पूछता है। बोर्ड लेवल, बिहार बोर्ड खास करके इससे ऊपर कभी नहीं उठेगा। CBSE वाले लोग थोड़ा संभल के रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन अंदर से राइज कर देता है, मतलब कंसेप्ट में घुस के राइज कर देता है। यही अंतर है CBSE और बिहार बोर्ड में। पढ़ाई सबका एक ही है, खाली क्वेश्चन थोड़ा डीपली घुस जाता है। इसी में यदि आप नीट और IIT का प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें बहुत सारा बात आ जाएगा फिर। तो बउआ अब लिखेगा भाषा, लिखो तो लिखिए। हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं। जब 1 डिग्री या 2 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक जब 1 डिग्री या 2 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइन एसिड हेलाइड, यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है, एसिड हेलाइड या एनहाइड्राइड या
ईस्टर से अभिक्रिया करता है, तो एमाइड का निर्माण होता है। हो गया रिएक्शन। क्या हुआ, रिएक्शन नहीं लिखना है क्या? हमारा मुंह देख रहा है, लिखो तेजी में फटाफट। कितना बजे तक क्लास बोले थे? 9 बजे तक नहीं? इनकमिंग का टाइम फिक्स है, आउटगोइंग का नहीं। आज मैच है, बीपीएल का पहला मैच है हम लोग का, 1 बजे से मैच है। प्रैक्टिस तो हम रोजे करते हैं रे। बताएं कैसे करते हैं? 4 बैट लगेगा बस। पढ़ना, पढ़ाना, क्रिकेट और संगीत, ये हमारे शरीर के रोम रोम में भरा हुआ है। और इन चीज़ों के लिए हमको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मन हो तभी शुरू। नहीं, अभी मन हो रहा है, अभी पढ़ाने का मन हो रहा है ना। चलो लिखो जल्दी। ऑनलाइन वाले लोग लेक्चर नंबर चेंज कर देते हैं, काहे कि प्रॉब्लम होती है बाद में लेक्चर अपलोड करने में। लंबा फाइल हो जाता है तो फिर अपलोड नहीं होता है, करप्ट हो जाता है फाइल। तो आपको करना ये है, बता दें कि सबसे पहले इसको लिख लेना है और घर जाके इस पर जितना एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं लिख लीजिएगा खुद से। समझे? आप लोग को भी बोल रहे हैं, यदि एक आध पे जगह छोड़ दो इसके बाद तो छोड़ देना और एग्जाम्पल अपने से लिख लेना। तो हम वीडियो को रोक रहे हैं और दूसरा प्ले कर रहे हैं, मतलब दूसरा वीडियो बनाएंगे, तो अगला लेक्चर में आप देखिएगा इसको। काहे कि ऑलरेडी ये 1 घंटा 18 मिनट का हो गया है।